हिंदुस्तान की वैक्सीन का दम। जी हां, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। देश में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। हर कोई कोरोना से जंग लड़ रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में वैक्सीन ने लोगों का खूब साथ दिया। इतना ही नहीं, भारतीय कोवैक्सीन का लोहा तो पूरी दुनिया ने माना है। भारत बायोटेक ने अपनी कोवैक्सीन के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल का फाइनल डेटा भी जारी कर दिया है, जिसमें वैक्सीन के 78% सक्सेस रेट का दावा किया गया है। तो कोरोना के खिलाफ ये एक बड़ा हथियार और भारत के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है। भारतीय वैक्सीन का दुनिया ने लोहा माना है। कोवैक्सीन को अब मंजूरी मिल गई है और साथ ही साथ ये एक बड़ी उपलब्धि भी भारत के नाम। और इसी बीच चलिए रुख करेंगे बड़ी खबर का। भारतीय वैक्सीन का दुनिया ने लोहा माना है, इस वक्त की बड़ी खबर। कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का फाइनल डेटा जारी कर दिया गया है। भारत बायोटेक ने फेज 3 का फाइनल डेटा जारी कर दिया है। कोरोना मरीजों पर 78% असरदार है कोवैक्सीन। डेल्टा वेरिएंट पर कोवैक्सीन 65% असर डालेगी। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ये दम आप देख सकते हैं। ये जो डेटा जारी किया गया है, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि की ओर इशारा करता है। भारतीय वैक्सीन का अब पूरी दुनिया ने लोहा माना है। तमाम तरह की बहस हुई, इसी बीच कई रिसर्च हुए, कई दावे किए गए, कई स्टडीज सामने आई और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भारत बायोटेक ने फेज 3 का फाइनल डेटा जारी किया, जिसमें कोरोना मरीजों पर कोवैक्सीन 78% असरदार है। तो भारतीय वैक्सीन का दम अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। कोवैक्सीन कितनी असरदार है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बिना लक्षण वाले केस में 63% तक कोवैक्सीन प्रभावी रहेगी। B.1.6172 डेल्टा वेरिएंट में 65% तक इफेक्टिव रहेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इफेक्टिवनेस यहां पर है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हल्के, मध्यम और गंभीर मामलों में 78% तक कोवैक्सीन प्रभावी रहेगी, वहीं डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65% तक असरदार रहेगी। ज्यादा जो गंभीर मामले हैं उनमें 93% तक वैक्सीन प्रभावी रहेगी। तो ये जो डेटा निकलकर सामने आया है, इसमें ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश आपको यही कर रहे हैं कि अलग अलग जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनमें कितनी इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी वैक्सीन की। तो कौन सी वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है वो भी आपको बताते हैं। वैक्सीन और उसकी एफिकेसी की अगर हम बात करें, उसके प्रभाव की अगर बात करें, तो फाइजर बायोएनटेक जो है वो 95% तक प्रभावी रहेगी। मॉडर्ना की अगर बात करते हैं 94% ये इसकी एफिकेसी मानी जा रही है। स्पुतनिक 92% इफेक्टिव रहेगी और नोवावैक्स जो वैक्सीन है वो 89% तक प्रभावी रहेगी। भारत बायोटेक 78% तक प्रभावी है और एस्ट्राजेनेका की अगर हम बात करते हैं तो 67% तक प्रभावी रहेगी और जॉनसन एंड जॉनसन 66% तक प्रभावी रहेगी। तो कौन सी वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है वो हम आपको बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये दूसरा स्वदेशी कोरोना कवच यहां पर सामने आया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कोरोना को लेकर कितना इफेक्टिवनेस नजर आ रही है। ज़ायकोव डी की अगर हम बात करें तो तीसरे चरण का ट्रायल जो है वो पूरा हो गया है। सुरक्षित रहेगी 12 से 18 साल के बच्चों के लिए, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है और आपात इस्तेमाल में मंजूरी मांग ली गई है। आपात इस्तेमाल के लिए इसकी मंजूरी की डिमांड की गई है और खासियत ये है कि बिना सुई के ये टीका लगेगा। तो ज़ायकोव डी के बारे में आपको हम बता रहे हैं, बच्चों में खासतौर पर प्रभावी मानी जा रही है, जो कि तीसरी लहर में ये लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और हमारे साथ इस पर दो मेहमान खास जुड़ गए हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं। डॉक्टर नीलम मोहन मेदांता हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर राजू व्यास फोर्टिस के डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नीलम मोहन, आपके पास मैं पहले आना चाहूंगी। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम देख रहे हैं कि भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की स्टडी हुई, कई तरीके के दावे सामने आए, लेकिन इसी बीच ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी कहीं ना कहीं कही जा सकती है और जो तीसरी लहर का हम लोग अंदेशा लगा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत राहत भरी खबर भी कही जा सकती है। जी, मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। देखिए कि मेरा भारत क्योंकि वर्ल्ड में तरीके से हमारे डॉक्टर बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल ज्यादा वर्ल्ड कर पाएंगे, ये कैसे करें। तो हमने अब भी हमारे ICM
डॉक्टर नीलम, मैं आपके पास लौटूंगी। कुछ तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर राजू व्यास, फोर्टिस डायरेक्टर कार्डियोलॉजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजू व्यास, यही सवाल मेरा आपसे है कि तमाम तरीके की स्टडी और दावों के बीच एक बहुत अच्छी खबर, राहत की खबर भारत के लिए, आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। हम पिछले कई महीनों से कोवैक्सीन को देख रहे थे, लेकिन हम सिर्फ यही अपेक्षा कर रहे थे कि इसकी स्टेज 3 की जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो हमारे सामने आए। और ये आज हमारी जब क्लिनिकल ट्रायल 3 की जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है, आज हमारा छाती और हमारा सर पूरे वर्ल्ड में काफ़ी तेजी से उभरा है, या हम कहेंगे हमारा देश का नाम उभरा है, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। साथ ही साथ कोवैक्सीन जब अब बच्चों में भी ये ट्रायल चल रही है और उसका रिजल्ट नवंबर तक आने की संभावना है, तो मुझे लगता है कि कोवैक्सीन का जो डेवलपमेंट और स्टडी 3 के जो रिजल्ट्स आए हैं वो हमारे लिए सुखद है, और पूरे वर्ल्ड में आज हमारा नाम और भी ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर नीलम, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? यस। डॉक्टर नीलम, ये एक नए अध्याय की शुरुआत हुई और निश्चित तौर पर जिस तरीके से डॉक्टर राजू व्यास कह रहे हैं कि भारत का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हम एक राहत यहां देख सकते हैं, जो कि तीसरी लहर का अंदेशा जो लगाया जा रहा था, उसमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा था पूरे देश में, और कहीं ना कहीं हम उसमें कामयाब होते दिखाई भी दे रहे हैं। तो क्या ये जो खबर है, तीसरी लहर का जो खतरा है, इसके बीच के अगर हम कनेक्शन की बात करें तो आप किस तरीके की इफेक्टिवनेस देख रहे हैं? कैसा आगे चलकर प्रभाव इसका नजर आ रहा है? राइट, थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग है। नंबर 1 तो बहुत ज्यादा खुशी है कि क्योंकि हमारा मेन गोल जिस तरीके से हम बचा सकते हैं अपने देश को, वो थी वैक्सीनेशन की स्पीड, किस तरीके से हम वैक्सीन लाएंगे। सपना था 1,000 करोड़ को दे, अगर 18 साल के ऊपर, तो हमारी ड्रीम थी कि रोज की 1 करोड़ देंगे, तभी जाके 100 दिन में हम तीसरी वेव से पहले आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने हर्डल था जिसको हमें करना था। जून में आप जानती हैं कि हम 40 लाख वैक्सीन दे पाए एक दिन में एवरेज। तो अभी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ये वैक्सीन की प्रोडक्शन भी बढ़ी है, अगर आप भारत बायोटेक का और आईसीएमआर का कल वो जो कोविड फेज 3 के बारे में सुनेंगे, जो रिजल्ट्स आए, उसके साथ साथ खुशखबरी है कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत हाई है। तो ये सारी वैक्सीन, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या स्पुतनिक, उसी से हम ये कर पाएंगे। तो थर्ड वेव के लिए जो हमें देखना जरूरी है वो है डेल्टा वेरिएंट जी। तो जो डेल्टा वेरिएंट की एफिकेसी थी, उसको लेके काफी चिंता थी कि क्या कोवैक्सीन इफेक्टिव रहेगी, ये मुद्दा था। तो जो ये फेज 3 ट्रायल आया, उसमें ये भी बताया गया कि कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट की सिवियरिटी के अगेंस्ट 90% से ज्यादा एफिकेसी थी, और ओवरऑल 60% से ज्यादा उनको प्रोटेक्ट करी। तो आई थिंक दिस 65%, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं तो हम डेल्टा और डेल्टा प्लस की यही बातें कर रहे हैं। तो उसमें ये जानना कि क्या ये वैक्सीन एफिकेसी थी या नहीं, ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात बाहर आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बड़ा सवाल था और इस पर एक बहुत बड़ी बहस भी थी कि क्या वैक्सीन जो है वो डेल्टा प्लस पर प्रभावी रहेगी या नहीं, और ये अब एक राहत की खबर है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। एक अच्छी खबर आपको देते हैं, देश को एक और स्वदेशी वैक्सीन मिलने जा रही है। कोवैक्सीन के बाद जो दूसरी स्वदेशी वैक्सीन होगी वो जायकोव-डी होगी। दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन होगा और वैक्सीन के लिए सुई लगाने की जरूरत नहीं है। फार्माजेट तकनीक की मदद से ये वैक्सीन दी जाएगी। बिना सुई वाले इंजेक्शन में दवा भरी जाती है और फिर उसे मशीन से हाथ पर लगाते हैं। जायकोव-डी की 3 खुराक लोगों को दी जाएंगी। सालाना 10 से 12 करोड़ खुराक बनाने की योजना तैयार की गई है। तो हिंदुस्तान के लिए ये एक अच्छी खबर है। जायकोव-डी टीके को हम बताते हैं कि आखिरकार ये टीका है क्या, इसके बारे में जानिए। कोल्ड चेन की यहाँ पर जरूरत नहीं है, कहीं भी खेप जो है वो आसानी से पहुंचाई जा सकेगी, ये बहुत अच्छी बात है। 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पर इसे रखा जा सकता है और वैक्सीन की बर्बादी इससे कम होगी। तो जायकोव-डी के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि क्या इसका नेचर है और क्या इसकी खास बातें हैं। तो भारत में तीसरी लहर पर एक्सपर्ट का दावा, ये बड़ी खबर आपको देते हैं। अगस्त से अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। 8 लाख केस का
तीसरी लहर का पीक होगा। 5 लाख केस का होगा तीसरी लहर में पीक। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अगस्त से अक्टूबर में आएगी कोरोना की तीसरी लहर। 8 लाख केस का तीसरी लहर में पीक होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसको लेकर तमाम तरीके की बातें कही जा रही थी कि अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर से बचा जा सकता है। अगर कोरोना के नियमों का पालन करते हैं, तीसरी लहर का आना या ना आना ये तय नहीं था। लेकिन भारत में अब तीसरी लहर पर एक्सपर्ट का ये दावा आया है कि अगस्त से अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। और तीसरी लहर को लेकर जो बड़े दावे किए जा रहे हैं वो आपको हम बताते हैं। अक्टूबर में आएगी तीसरी लहर। आपको बता दें कि रॉयटर्स न्यूज एजेंसी जो है उसकी तरफ से ये दावा किया गया है। और तीसरी लहर में बच्चों को खतरा कम है, बड़े ही रिस्क में, जो कि एक बड़ा सवाल था। WHO और एम्स ने यह दावा किया है कि बच्चों पर प्रभाव कम रहेगा, लेकिन जो बड़े लोग हैं वही इसका ज्यादा शिकार बनेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीसरी लहर को लेकर तीसरी लहर में क्या प्रारूप रहने वाला है, किस तरीके की इफेक्टिवनेस यहां पर वैक्सीन की तो कही ही जा रही है, साथ ही साथ तीसरी लहर में किस तरीके का खतरा रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि बच्चे कहीं ना कहीं चपेट में आ सकते हैं, लेकिन ये अब एक बड़ी खबर आ रही है कि बच्चे जो हैं वो इसमें कम प्रभावित होंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का खास पैनल लगातार बना हुआ है। डॉक्टर नीलम मोहन, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, लगातार तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे, बातें कही जा रही थी कि बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अब जो रिसर्च निकलकर सामने आया है उसमें यही सामने आ रहा है कि जो बड़े हैं वही ज्यादा शिकार होंगे इस तीसरी लहर में। और ऐसे में बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर जो एक परेशानी का सबब बना हुआ था उसके लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बच्चे जो है वो कम प्रभावित होंगे। तो इसमें जो वैक्सीनेशन का रोल रहा है और आगे आने वाले समय में तीसरी लहर का खतरा है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? जी, अभी मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ कि ये बोलने के लिए बच्चों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो एक स्टडी आई थी इंडिया से WHO और एम्स के तरफ से 10,000 लोगों में करना था, लेकिन उन्होंने अपना इंटरिम डेटा 4,700 पे दिया। तो उसमें उन्होंने सीरो प्रेवलेंस देखा कि जिनको कोई हिस्ट्री नहीं है उनकी एंटीबॉडी चेक करी कि क्या उन्हें हुआ था। तो उसमें पता चला कि बच्चों में भी 60% प्लस प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी थी जितनी अडल्ट्स में थी। तो उससे ये एक सिक्योरिटी आई कि सेकेंड वेव जो बहुत बुरी तरीके से फैली थी वो बड़ों में भी फैली थी और बच्चों में भी फैली थी। बच्चों में जो पॉजिटिविटी ओवरऑल 12 बताए, लेकिन उसके जहर 60% में इफेक्ट हुआ और एंटीबॉडी दिखी। अब क्या है, मैं ये सोचती हूँ कि जो बाकी के लोग हैं जिन्हें वैक्सीन इंडिया में अडल्ट में दी जा रही है, तो वो 40% बच्चे अभी जिनको एंटीबॉडी नहीं थी उन्हें तो वो वैक्सीन नहीं मिली है। तो मेरे हिसाब से बच्चों में चांसेस रहेंगे इस इन्फेक्शन के। और हमें इस तरीके से ये सोच के कि हमें बच्चों की वैक्सीन को इग्नोर करें, ये गलत है। खाली ये सही है बोलना कि हम सिर्फ ये सोचे कि बच्चों में ही इफेक्ट होगा, बड़ों में नहीं, वो जरूरी नहीं है। क्योंकि अभी लंदन यूके में 3rd डोज में 50 साल से ऊपर 3rd डोज सितंबर में देने की बात हो रही है। तो आपको ये मालूम है कि हम लोग उनसे 3-4 महीने बाद चल रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने भी ये अपील की है कि डॉक्टर्स वर द फर्स्ट वन टू गेट द वैक्सीन। फरवरी में डॉक्टर्स को वैक्सीन मिली थी। तो क्या हम हमारे देश में उनको बूस्टर डोज देने की बात करें? ये बात एक तरीके से डॉक्टर्स ने भी दी है, जैसे कि यूके में दी है। तो मेरे हिसाब से अभी हम एकदम निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि बच्चों में ये लहर नहीं आ सकेगी 3rd वेव में। अभी स्कूल्स का खुलना मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हमें जब तक हमारी वैक्सीन में आ जाएगी हमें बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन बड़ों को वैक्सीन देने से वो घर से वैक्सीन इन्फेक्शन नहीं लाएंगे और इस तरीके से हम बच्चों को बचा पाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और इस पर लोगों को अवेयर होने की बहुत जरूरत है। लगातार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। डॉक्टर राजू व्यास, देखिए
एंटीबॉडीज क्रिएट होंगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो हम कहीं ना कहीं खतरे से बच सकते हैं। लेकिन एंटीबॉडीज ही केवल एक मार्कर नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट ये बात भी कहते हैं कि एंटीबॉडीज बन जाना एक इम्यूनिटी स्ट्रांग होने का मार्कर नहीं है। तो इस खतरे को देखते हुए, इन तमाम चीजों को, इन तमाम एफर्ट्स को देखते हुए तीसरी लहर के लिए आप किस तरीके की हिदायत देना चाहेंगे? मैं अभी भी क्योंकि अभी भी हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज की तारीख में भी हमारे देश में प्रतिदिन करीब 40,000 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं और अभी भी वेव हमारी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। तो मैं अभी भी चिंतित हूँ। साथ ही साथ जो अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट जो हमें देखने को मिला है, और वो भी पर डे, हालांकि उसके नंबर ऑफ केसेस कम है, पर हमें उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। उसकी सिम्टोमेटोलॉजी के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है। उसके बारे में हमें चिंता इस बात की है कि वो एक इम्यून सिस्टम को एस्केप कर जाता है, या जो लोग प्रीवियसली इन्फेक्ट हुए हैं, जिनको इम्यूनिटी के कारण से किसी प्रकार की कोई इम्यूनिटी डेवलप हुई, इन्फेक्शन के कारण जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है, वो लोग इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगर री इन्फेक्शन की कैटेगरी में आ गए तो ये उनके लिए जानलेवा हो सकता है। तो इसीलिए मैं अभी भी ये कहूंगा कि हमें चिंतित रहना चाहिए। जैसे मैडम नीलम ने बताया, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए हमें कंसर्न रहना चाहिए। हमें अपने प्रोटेक्टिव गियर्स को हर समय पहन के रहना चाहिए। साथ ही साथ वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है, वो आज की तारीख में बहुत चिंता का विषय है कि हम 40 लाख लोगों को ही वैक्सीनेट कर पा रहे हैं पर डे, जबकि हमें होना ये चाहिए कि अगर हमें दिसंबर तक सभी लोगों को वैक्सीनेट करना है तो हमें अंदाजन 80 लाख से लेकर 1 करोड़ व्यक्ति को प्रति महीने वैक्सीनेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर राजू व्यास। मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जागरूकता की बात कर रहे हैं, चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही भी उसके साथ बढ़ती जा रही है। मुंबई से आपको श्वेता की रिपोर्ट दिखाते हैं। अब न केवल कोरोना वायरस का खतरा सता रहा है, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों में लापरवाही साफ तौर से नजर आ रही है। हमने देखा है कि किस तरीके से जो अनलॉक की प्रक्रिया थी वो 3 चरण तक आ चुकी है, पहले 5 चरण की थी। लेकिन सबसे सीधी और साफ तौर की तस्वीरें हम आपको दक्षिण मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट से दिखाएंगे। दरअसल आज नियम के अनुसार यहाँ पे कोई भी दुकान खुली नहीं रहनी चाहिए, और सबसे बड़ा खुलासा अब ITV के कैमरे के जरिए आप देखिए कि जहाँ पर दुकानें नहीं खुली रहनी चाहिए वहाँ पे लोगों की भीड़ देखिए, दुकानदारों की भीड़ देखिए। अब ये सारे लोगों ने अपनी दुकानें तो शटर डाउन किया है, लेकिन उनके जो सामान है वो सड़कों पर आके ये लोग बेच रहे हैं। आपको बता दें, इसी कारण के चलते BMC ने जब नई गाइडलाइंस जारी की थी तो ये बताया था शनिवार को और रविवार को, यानी कि जो वीकेंड्स होते हैं उस वक्त कोई भी अनावश्यक सेवाएं या दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन आप देखिए तस्वीरों में, जहां पे आपको लोग भी नजर आ रहे हैं, खरीदार भी नजर आ रहे हैं और कई लोग नजर आएंगे। यहाँ पे BMC के आपको मार्शल्स भी दिखाई देंगे जिन्होंने मास्क सही ढंग से नहीं पहना है, उन पर कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें, अप्रैल महीने से लेकर जून महीने तक में 55 करोड़ के ऊपर BMC ने चालान काटा है और वसूली की है उन लोगों से जो लोग अपना मास्क सही ढंग से नहीं पहनते हैं। इस वक्त भी आपको कई लोग ऐसे नजर आ जाएंगे जो लोग अपना मास्क सही ढंग से नहीं पहने हैं, जिनके लिए BMC तो जरूर आई है। 55 करोड़ के ऊपर की यहाँ पर हमने बताया कि फाइन चालान काटा हुआ है। आपको यहाँ पे चेहरे नजर जरूर आएंगे जिन्होंने मास्क पहना है, लेकिन सही ढंग से मास्क का उपयोग नहीं किया जाता है। और न केवल ये हाल मुंबई का है, मुंबई के आसपास के इलाकों में भी यही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद अब जो लोग हैं वो लापरवाह नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो सड़कों पर अगर लोगों की बात की जाए तो मास्क तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बिना मास्क के भी नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सामने मंदिर देख सकते हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए आपको लोग नज़र आ जाएंगे। और यही आलम हर जगह का है। बाज़ारों की अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई भी करते हुए नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बिना मास्क के लोग सड़कों पर हैं। और लगातार जो लापरवाही भरी तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं सामने बाज़ारों से आ रही हैं। और जिस तरीके से अपील जो है, जिला प्रशासन तमाम तरीके की अपील लोगों से कर रहा है कि अभी भी संक्रमण के मामले कम जरूर हुए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए। अभी भी आपको कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, लेकिन
कहीं ना कहीं जिस तरीके से दूसरी लहर जब कोरोना संक्रमण की आई थी और लोग उसके बाद जागरूक हुए थे, अब वो जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं लोगों में आई है और यही वजह है कि कहीं ये तीसरी लहर का कारण ना बने ये लापरवाही। इस बात का ध्यान जिला प्रशासन रख रहा, तमाम तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं जारी है और लोगों को ये समझाना अभी फिर एक बार जो है जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से पालन उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का किया था वो पालन करना उनके लिए बेहद जरूरी है। कैमरामैन वीरेन के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जबलपुर। बिल्कुल, कोविड के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, तभी तीसरी लहर से बचा जा सकता है। लगातार एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि नेचर क्या होगा कोरोना की तीसरी लहर का, ये कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। डॉक्टर नीलम मोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। डॉक्टर राजू व्यास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।